नमस्कार, डीए न्यूज़ प्लस पर फिर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, आपको लगातार अपडेट्स बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि जो मतदान हुए 7 चरण में, उसके बाद मतगणना का जो कार्य सुबह से आज चल रहा है। सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हुई और अब मतगणना कहा जा सकता है कि अपने अंतिम दौर की ओर आगे बढ़ रही है। और अब जो रुझान हैं वो परिणामों में लगातार बदलते भी देखे जा रहे हैं। कुल मिलाकर अब स्थिति स्पष्ट होती दिखाई दे रही है कि किस दल ने कितनी सीटों पर कब्जा किया, किसे कहां पर मायूसी मिली, कहां किसे बड़ा एक जंप मिला, ये कहा जा सकता है। क्योंकि मैं खासकर बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की, बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की, बात कर रहा हूं वेस्ट बंगाल की, बात कर रहा हूं, और भी वो कुछ राज्य हैं जहां पर कि स्थानीय दलों ने, क्षेत्रीय दलों ने बड़ा प्रदर्शन किया है। और राष्ट्रीय दलों को कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए तो उन्हें ये सोचने पर विवश किया है कि आखिर उनकी रणनीति में कहाँ चूक रह गई। हम इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। कहिए कि हम चर्चा को फिर से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। शालिनी रामटेके जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। शालिनी जी, आपका स्वागत है। रविंद्र सिंह हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। शालिनी जी, क्या ये उम्मीद थी कि ये प्रदर्शन इस तरीके से होगा? मैं बात ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस की अगर इंडिविजुअल कांग्रेस के अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन की बात करूँ तो ये पिछले प्रदर्शन के मुकाबले लगभग दुगुना है, आप कह लीजिए दुगुना है। तो एक बात, दूसरी बात कि आप लोगों ने जो गठबंधन बनाया, एक जो एनडीए अलायंस बनाया, उस अलायंस ने जमकर टक्कर दी। भले वो क्षेत्रीय दल के रूप में थे, जैसे भी थे, लेकिन जमकर टक्कर दी। कुल मिलाकर काफ़ी उत्साह बढ़ाया। अब जब ये रुझान परिणामों में तब्दील होने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि आप भी क्या थोड़े से चूक गए? वोटों में बढ़ोतरी हुई है, उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि हम चूके हैं। हम्म। हाँ, कहीं कहीं पे निराशा जरूर मिली है। जी। लेकिन आज का रोजगार, आज के जो युवा हैं, वो ये नहीं कहता कि हमको अनाज दो, वो ये कहता है कि हमको रोजगार दो। हम हम्म। खुद अनाज कमा लेंगे, हम फ्री में नहीं बैठेंगे, हम खुद मेहनत कर सकते हैं। तो शायद यहाँ पे हमको ये कह सकते हैं हम बीजेपी वालों को कि यहाँ पे आप आत्ममंथन कीजिए, आप उनको फ्री का मत दीजिए, हम्म। आप उनको रोजगार दीजिए। अनाज वो स्वयं कमा लेंगे, वो खुद मेहनत करना चाहते हैं। हम्म। बस मैं इसी के साथ ये कहना चाहूंगी कि जहां कांग्रेस ने जो न्याय गारंटी अपनी लेके आई थी ना, शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, वो 3 चीजों पे वो खरी उतरी है। और युवाओं में जो जोश देखने को मिला है ना, आज का जो परिणाम है, उस हिसाब से मैं कहती हूँ कि युवाओं ने भरपूर हाथ बदलेगा हालात वाली जो स्थिति जो लेके आया है ना, वो उस पर हम्म। खरी उतरी। शालिनी जी, आप कह रही हैं कि आज का युवा कुछ खैरात में नहीं चाहता है, वो चाहता है कि वो मेहनत करे, सक्षम बने और खुद अपने लिए अपने हिस्से का कमा ले। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि सारी पार्टियाँ, उसमें आप भी शामिल हैं, सारी पार्टियाँ तो फ्री बीज, मतलब मुफ्त में ये, मुफ्त में वो, मुफ्त में ये ले लो, मुफ्त में वो ले लो। अभी मैं देख रहा था कि कुछ राज्यों को विशेष राज्य देने का दर्जा दिए जाने की बात भी की जा रही थी कि भाई हमारे साथ आ जाओ तो विशेष राज्य का आपको दर्जा दे देंगे। कुल मिलाकर ये बांट कि आप मेरे साथ आ जाओ तो आपको ये बांट देंगे, आप मेरे साथ आ जाओ तो आपको हम वो बांट देंगे। तो आप, चूंकि आपने इतनी समझदारी की एक बात कही, इसलिए ही आपसे मैं सवाल कर रहा हूं कि आपकी पार्टी इससे पीछे तो नहीं है? शालिनी जी, आप भी तो इसमें शामिल हैं, मुफ्त की बांट में। जी, जहाँ जी जी जी, मैं बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो हमारे जो महामहिम है ना, प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा था कि अपोजिट जो विपक्ष है वो फ्री की रेवड़ी बांटते हैं। तो सबसे पहला हम्म। शुरुआत उन्होंने ही किया था। उन्होंने ही अनाज बांटने का काम किया, उन्होंने ही युवाओं को उकसाने का काम किया, शालिनी जी, उन्होंने मैं किसने शुरू किया कांग्रेस की को बात नहीं कर रहा हूं शालिनी जी, चलिए मैं चर्चा आगे ले जाऊंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि शुरू किसने किया मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। लेकिन कोई भी इसे छोड़ना नहीं चाहता, वो चाहता है कि जितना बांट सकूं बांट दूं, कम से कम वोट तो मेरे पाले में आ जाए, सरकार तो मेरी बन जाए, और जो बांटा है उसका नतीजा क्या होगा वो जनता समझे। रविंद्र सिंह जी, आप सुन रहे थे जो शालिनी जी कह रही थी। अब आप सर बताइएगा कि अब मैं जैसा देख रहा हूँ 296, 297, 298, ये आंकड़ा जो है यहीं इस टेली के आसपास
भ्रमण कर रहा है, यही दिखाई दे रहा है। और जो एनडीए अलायंस है 230, 228, 229 इसके आसपास टहल रहा है, चहलकदमी कर रहा है। क्या लगता है 400 पार का नारा, 370 एक सिंबॉलिक आंकड़ा कि आपने हटाया तो थोड़ी मायूसी होगी? मायूसी नहीं है। जी। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जिन मुद्दों को उठा रही थी या विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा था, सीधी सी बात है, समाप्त हो गया, सफल हो गया। हम सरकार में अभी भी 298 हमारी मतलब कोई अलायंस गवर्नमेंट के साथ है भाई। ठीक है, पिछली बार हमारा 300 पर्सनल था और पूरा हमारा 352 का था। हम अपने टारगेट कर रहे थे 400 का, लेकिन जनता ने हमें जनादेश दिया। सरकार में पहले रहने का हमको मतलब उन्होंने आदेश दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी पार्टियां देश में आप देख लीजिए, जिनका आपस में विचारधारा एक दूसरे से मिलता नहीं है, एक दूसरे को पानी पी पी के गाली देते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री को के विरुद्ध लड़ने के लिए सब एक हो गए, किसी की कोई विचारधारा नहीं। उसके बावजूद क्या हुआ? उसके बावजूद देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के ऊपर विश्वास किया है। सबसे बड़ी बात है 272 का फिगर चाहिए, हम 272 के फिगर को पार कर गए। ये एक उपलब्धि है, क्योंकि लगातार 10 साल के बाद हम तीसरी बार सरकार में आ रहे हैं ना। मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूँ, 2 बार सरकार में थी 2004 से 14 तक। आप देखे होंगे, एक बार 134 सीट थी, एक बार 154 या 156, उसमें सरकार चलाई है। हम तो लगभग सिंगल मेजॉरिटी पे हैं। इसी बार थोड़ा सा चुक रहे, नहीं तो हर बार तो था। और रही बात, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी किसने शुरुआत किया और मुफ्त का खैरात का, मुझे आश्चर्य लगता है, क्या इनको इतना स्मरण नहीं होता है? 1 लाख रुपया 25 साल के लड़कों को देंगे, 10 लाख रुपया, 1 लाख रुपये सॉरी, इनको महिलाओं को देंगे। ये खैरात इनको नजर नहीं आता। हमने क्या कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो बन रहा है 4 करोड़ हमने बनाया, उसको आगे बढ़ाएंगे। हमने कोई देने की बात नहीं की मुफ्त में, हमने विकास की बात की। हमें पता था बजट कितना है, लेकिन उसके बावजूद फिर मैं कह रहा हूं जी जी रविंद्र जी आप सुन पा रहे हैं? ठीक है ना, उसको 50 से 90 चली गई। यदि उसमें खुश होती तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। ठीक है। और इसी बीच हमारे साथ उचित शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उचित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी नमस्कार संजय जी। जी उचित जी, जैसा कि मैं अभी दोनों प्रवक्ताओं से बात कर रहा था, शालिनी लामटेके जी हैं और रविंद्र सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैं इसी बात पे चर्चा कर रहा था कि ये जो रुझान है, अब रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं और एक तरीके का स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि इस बार जनता ने किस तरीके का अपना मैंडेट किस तरीके का जनादेश दिया है। ठीक है, एनडीए स्पष्ट बहुमत कहा जा सकता है कि जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है उसे एनडीए पार कर चुकी है, लेकिन इंडी गठबंधन जो कि यूपीए को डिसॉल्व करके और भी सारे दलों को मिलाकर, जिसमें मैं मानूंगा कि अन्य दलों की संख्या जो बड़ी कम दिखाई दे रही है, टेली पर जो आंकड़े बहुत कम दिखाई दे रहे हैं 17, 18, 19, तो ये सारे जो अन्य थे वो इंडी के साथ जुड़ गए, जैसा कि मैं देख भी रहा था। तो अब जब ये रिजल्ट आता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आसपास ये रिजल्ट कहीं बैठेगा, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है कि ये पूरा कौन सा राजनीतिक समीकरण था, ये ऐसी कौन सी सियासत की बिसात थी, कैसे बिछे मोहरे थे कि इस बार ये परिणाम सामने आ रहे हैं? उचित जी। तो संजय जी, शुरुआत से आपको देखनी पड़ेगी कि मैं कहूंगा कि इसको ये जीएसटी को लेके है, नोटबंदी को लेके है, बेरोजगारी जो बढ़ी उसका इमीडिएट जो इफेक्ट धीरे धीरे 4 और 6 सालों में जो पड़ा, एक वो भी चीज आप इसको देख सकते हैं। ये मैं कहूंगा स्पष्ट तौर पे ये मोदी जी की हार है, अमित शाह की हार है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की इंडिविजुअल 65 सीटों की उनको चोट लगी है, तो हार ये एनडीए की नहीं कहेंगे आप, भारतीय जनता पार्टी की इंडिविजुअल हार है। इंडिविजुअल हार उनको मिली। 65 सीटें अगर नीचे हो रही तो इसके जिम्मेदार तो मोदी जी होंगे ना, अमित शाह होंगे, नड्डा जी होंगे, तो कोई ग्रुप की नहीं, ये इंडिविजुअली पार्टी की हार है। मोदी जी की गारंटी और मोदी जी की जो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट तौर पर जो डिक्टेटरशिप जिसके ऊपर ठप्पा लग रहा था, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को, जिस तरीके से चुनाव आयोग को बोल्ड किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उसका दृश्य परिलक्षित हो रहा है। हमारे यहाँ वोटर्स में हम मानते हैं कि हम लोकतंत्र के लिए उतने मैच्योर नहीं है, लेकिन हमें कहूंगा कि बहुत मैच्योरिटी के साथ लोगों ने वोट किया है। जब उस जगह पे आप सोचिए जहाँ पे मोदी जी खुद हो, योगी जी खुद हो, राम भगवान खुद हो,
जी। आपकी पूरी लंबी चौड़ी विरासत हो, आपका धर्म हो, धर्मस्व सब हो, उसके बावजूद भी अगर यूपी में आप 50 सीट भी जीतना आपको मुश्किल पड़ जाता है और सबसे ज्यादा चोट आपको यूपी से लगती है, तो ये सोचने वाली बात होगी। और जहां माननीय मोदी जी 5 लाख वोट से जहां से जीतते हो, वहां 1.5 लाख पे चढ़ जाए तो ये चोट और वोट मोदी के खिलाफ। उचित जी, एक सवाल मैं जोड़ता हूँ, थोड़ा सा इसका भी जवाब दीजिएगा। देखिए, हम अभी चर्चा कर रहे हैं और जब हम बात कर रहे हैं तो बात के दौरान जो एक भावना ऐसी प्रकट हो रही है, भावनाओं का ऐसा प्रकटीकरण हो रहा है जिससे ऐसा लग रहा है कि एनडीए चुनाव हार गई है और एनडीए चुनाव जीत चुका है, बातें ऐसी हो रही हैं। लेकिन मैं अभी भी ये देख रहा हूँ, मैं कुछ विशेषज्ञों से बात भी कर रहा था कि एनडीए ये चुनाव जीत चुका है, बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है और लगातार 3 बार एक गठबंधन एक पार्टी के साथ अगर लगातार 3 बार केंद्र की सत्ता में पहुंचता है तो ये रिकॉर्ड जो था, ये कारनामा था, जवाहरलाल नेहरू के सिवा मुझे याद नहीं आता किसी ने किया था। इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बस ये देखा जा रहा है कि कितना कम हो गया, क्यों कम हो गया। ये मेरे ख्याल से इसे इंगित नहीं किया जा रहा है कि तीसरी बार भी वो सत्ता बचाने में सफल रहे। नहीं, आप बताइए कि वो तो अच्छा खेलते हैं, कूटनीति राजनीति जो भी है वो तो अच्छा खेलते हैं, राजनीति एक गेम है, वो अच्छा खेलते हैं। उनकी तारीफ की बजाय जो हारा हुआ खिलाड़ी है, बात उसकी होनी चाहिए ना। अगर 54 सीट पे 44 सीट पे कांग्रेस अगर 100 सीट पे आ रही है तो तारीफ उसकी होनी चाहिए। वो जिसके आप खाते बंद कर दिए हो उसकी तारीफ होनी चाहिए। जिसको आपने बदनाम कर दिया हो कि यहाँ पे मंगलसूत्र चुरा लेंगे, जमीन छीन लेंगे, इस तरीके की बातें हो रही, जब ईडी आपकी, सीबीआई आपकी, इनकम टैक्स आपकी, चुनाव आयोग आपका, इस माहौल में जब खाते बंद करते जा रहे हैं तो मैं कहूंगा कि मैं बीजेपी की तारीफ नहीं करूंगा, मैं तारीफ करूंगा इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस की, कि उन्हें इस तरीके से आप जो है और उसके बावजूद भी जो परफॉर्मेंस करके दिखाए तो तारीफ उनकी होनी चाहिए ना। ठीक है रविंद्र जी, छोड़ करके वो रविंद्र जी सुन रहे होंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ। मुझे अफसोस है, मैं उचित शर्मा जी का बहुत सम्मान करता था, बाकी सब चीजों का मैं मानता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा चुनाव आयोग आपका, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपको संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं, चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी का हो गया तो फिर इस देश में बचा ही क्या? और यदि चुनाव आयोग हमारा हो गया तो हमने चुनाव क्यों कराया? कराना ही नहीं था हमको। कम से कम मैं इस तरह की मतलब अपेक्षा उचित शर्मा जी से नहीं कर सकता था। दूसरी बात, ये भाजपा की व्यक्तिगत हार नहीं है। अरे भाई, टीम वर्क है। कभी सचिन तेंदुलकर सेंचुरी मार देते हैं, कभी विराट कोहली मार देते हैं, कभी दोनों नहीं मारते, कोई और मार देता है। जीत तो जीत है, और हमारी टीम वर्क थी, हम जीत गए। हम 272 के मैजिक फिगर को प्राप्त कर लिए। अब आपको आलोचना करना है तो अमित शाह की आ रहे, भाजपा की आ रहा है, तो ये ऐसा नहीं चलता भैया। लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व होता है और संख्या बल हमारे साथ है, हमारे अलायंस के साथ है। ये अलग बात है कि पिछले 2 बार से भारतीय जनता पार्टी ने व्यक्तिगत रूप से 272 लाया था। और देखिए कितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर भरोसा है कि हम सत्ता में भी आ गए, तब भी लग रहा है कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जबकि 272 का प्राप्त करना ही इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात थी। उचित जी, आपने जो ये कहा चुनाव आयोग भी आपका, ठीक है। मैं एक सवाल और पूछ लेता हूं रविंद्र जी, क्योंकि उचित जी अब लाइव जुड़ चुके हैं। उचित जी जरा ये बताइएगा कि जिस तरीके का हम देख रहे हैं कि जो जनादेश हमें पूरे देश भर में, खासकर उन राज्यों में दिखाई दे रहा है जहां पर कि माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के वो कोर इश्यूज जो हैं जिनको लेकर वो चल रही थी वो बड़ा काम करेंगे, लेकिन वो शायद वैसा नहीं कर पाए, निश्चित रूप से वैसा नहीं कर पाए, यहाँ शायद शब्द विलोपित करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहाँ पर ये सारे कारक असरहीन रहे। उचित जी, उसकी वजह क्या है? बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, ये गढ़ है छत्तीसगढ़, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, मध्य प्रदेश गढ़ है। इट वाज एक्सपेक्टेड, आई एम नॉट सरप्राइज्ड विद द रिजल्ट ऑफ मध्य प्रदेश। 28 सीट पहले भी थी, अब 29 सीट है। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशन ऐसी ही थी। छत्तीसगढ़ की एक्सपेक्टेशन जो भी देख रहा था करीब, उनकी एक्सपेक्टेशन भी यही थी। नहीं सर, मैं तो यहाँ सुनता था, मैं यहाँ जब सुन रहा था उचित जी, मैं सुनता था 4 से 5 सीट दी जा रही थी कांग्रेस को। शायद मैंने आपसे भी एक बार चर्चा की थी। जी, आप देखिए कि वोट परसेंटेज पे आपकी मेरी बात हुई थी कि वोट परसेंटेज जो 50.8 है उस पे कहीं ना कहीं डेंट लगता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी आप देखिएगा जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तो इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता कि चीजें क्लियर हो पाएंगी। आप वोट परसेंटेज जो है उस पे कहीं ना कहीं डेंट लगता है। आप इसको बताइए कि इस माहौल में भी फिर से कांकेर में नेक टू नेक फाइट चल रही है। जी
इतने बड़े सरोज पांडे जी को कोरबा उतारा गया, वहां पे अब बड़ी फाइट चल रही है। राजनांदगांव जो 92,000 1 लाख की लीड थी वो 40-45 हो चुकी। ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेस का या एनडीए का पक्ष रख रहा हूँ या मैं भाजपा के खिलाफ। जी नहीं, हमने आपको एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में बुलवाया है उचित जी, और हमारी अपेक्षा आपसे वही है। कहता हूँ कि अब मैं स्पष्ट तौर पे साफ सुथरी और मैं कहूंगा कि हम सभी को उन चीजों को तवज्जो देनी चाहिए। एक सशक्त विपक्ष अगर मौजूद है फिर तो देश को लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है ना। तो ये दुर्भाग्य था कि हिंदुस्तान का कि एक सशक्त विपक्ष 1924 में नहीं था। आज में एक सशक्त विपक्ष की परिकल्पना कर रहे हो। देश में अगर सशक्त विपक्ष बन रहा है, वो कोई भी हो, वो एनडीए हो, वो इंडिया गठबंधन हो, तो लेकिन सशक्त विपक्ष मौजूद हो, इससे अच्छी सौभाग्य की बात हिंदुस्तान के लिए और कोई नहीं है। और वो होना ही चाहिए कि किसी का भी दल आए, लेकिन एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अगर रहती है तो कहीं ना कहीं तकलीफदायक होती है। हम 2 अटेम्प्ट में उनको देख चुके हैं। आप देखिए कि आप जिस तरीके से अहंकार की बातें शुरू हो गई थी, भगवान विष्णु के अवतार बता दिए गए थे, भगवान के अवतार बता दिए गए थे, ये क्या लोकतंत्र में जायज है? क्या इसको जायज ठहराया जा सकता है? आप संविधान बदल देते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही उचित जी, लेकिन आपने जो प्रतिशत की एक परसेंटेज की बात की, तो मैं भी आपको एक थोड़ा आश्चर्यजनक एक पहलू बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो एसपी ने 38 सीटें अभी गेन करती दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर भी जो एसपी जो है समाजवादी पार्टी, उसका जो परसेंट है वो है 32%, 33%। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 31 सीटों पर अभी दिखाई दे रही है गेन करती हुई, उसका वोट मत प्रतिशत है 41.42, मतलब अब 9% से ज़्यादा का अंतर, ज़्यादा गेन कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उसे सीटों में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। जी, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में वोट परसेंटेज में थोड़ा सा डेंट हो सकता है। मैंने उसको एक बात कही कि पूरी सीटों पे भले आप 1 और 2 सीट, इसके पहले भी 1 सीट थी, लेकिन वोट परसेंटेज में थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि फर्क आएगा, और वो संभव दिखता भी है। अगर आप आखिरी में बात करेंगे, देखेंगे क्या परसेंटेज रहे, तो खैर विषय वो नहीं है। विषय हम जब पैन इंडिया बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमें एक जैसा आप और हम चाहे जो भी हो, हम लोग से जिस तरीके मीडिया से जुड़े हुए हैं, हम लोग चाहते हैं कि एक देश के आम नागरिक होने के नाते कि देश का विपक्ष जो है वो मजबूत खड़ा रहे, ताकि पुरजोर किसी भी चीजों का विरोध किया जा सके और सच बातों को सामने पटल पे रखा जा सके। किसी भी पार्टी की डिक्टेटरशिप से सभी चाहते हैं कि इस लोकतांत्रिक माहौल से दूर रहे। बिल्कुल, तो वो और आपका मेरा उद्देश्य एक ही है। तो आज हम उस तरफ जा रहे हैं कि किसी की भी पार्टी विपक्ष में बैठती हो, लेकिन विपक्ष एक सशक्त विपक्ष। बिल्कुल उचित जी, सबसे बड़ा लोकतंत्र में सरकार के समक्ष खड़ा होने वाला सबसे बड़ा समूह दबाव समूह होता है, और वो दबाव समूह विपक्ष की अगर भूमिका में हो तो वो बड़ा सशक्त होता है, अगर वो भूमिका उसकी सकारात्मक हो। रविंद्र सिंह जी, आप थोड़ा कंक्लूड करिएगा। आपने पूरी चर्चा सुनी, उचित जी को सुना, मैंने जो बात की सुनी, आप थोड़ा इसको कंक्लूड करिएगा सर, फिर हम अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। इसलिए ये जनता का जनादेश था जी, इस बात पर डिक्टेटरशिप है, इस बात पर तानाशाह है। यदि ये तानाशाह होता तो हम पूरी तरह हारते जी। जनता ने हमको मैंडेट दे दिया है, तो जो ये शब्द गढ़े जाते हैं ना कि ये तानाशाह, क्या तानाशाह है भाई बताइए? हमने ऐसा क्या किया? 370 को हटाना तानाशाही है क्या? कि वहां पाकिस्तान में जाके एयर स्ट्राइक करना तानाशाही क्या? सबको बोलने की आजादी, सबको विचार अभिव्यक्ति की आजादी, क्या तानाशाही कार्य हमने कर दिया बताइए? ये लाइन जो बोली जाती है भी आज समाप्त हो गया, क्योंकि आज जनता ने जनादेश दे दिया, और लगभग हम 300 सीट पे आज भी है ना। ये होते तानाशाह, तो ये विपक्ष वाले थे वो हमसे अच्छे करते। मतलब जितना प्रश्न विपक्ष ने उठाया सब धाराशाही हो गए, क्योंकि लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता के आदेश को आपको मानना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सारे विषय थे, सारे पक्ष थे, जनता ने स्वीकार कर दिया, क्योंकि हम सत्ता में आ गए। मेरे मतभेद थे, लोकतंत्र का विजय हुआ है और भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। ठीक है रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप चर्चा में जुड़े। उचित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए और महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो हम लगातार बात करते रहेंगे, आगे और भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे, बताते रहेंगे कि परिणाम क्या रहे इस लोकसभा चुनाव के। अभी देते हैं एक छोटा सा ब्रेक।